हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करने वाला हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बताएगा कि जो बोर्ड एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी कैसे चेक करने वाला है, किस स्टेप पे आपको नंबर देगा, कहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा, कैसे आंसर को लिखना है, कौन से पॉइंट्स यूज करना है, आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट बन जाती है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुमको समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखते हैं और ये जो टॉपर्स है ना ये 100 कैसे स्कोर करते हैं, इसका सीक्रेट भी यहीं पर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं अपने खुद के आंसर से लिख सकता हूं या फिर जो बुक का है वो आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सीबीएसई है उसने क्लियरली बोला है कि अगर स्टूडेंट ने अपने खुद का आंसर यहाँ पर यूज़ किया है तो उस पर भी अगर वो रेलेवेंट है तो यहाँ पर नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना चेकर की भी यहाँ पर आ जाता है कि चेकर को आपका आंसर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चंस मैंने नॉर्मली एमसीक्यूज करे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं यहाँ बीच में देख सकता हूँ, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली 20 क्वेश्चंस जो इन लोगों ने हैं आपके एमसीक्यू में दे दिए हैं, तो एमसीक्यू तो आपके 20 आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 21st जो क्वेश्चन होगा वो आपका पहला केस स्टडी होने वाला है। ठीक है, आपके पूरे पेपर में केस स्टडी आना ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जो बोला गया था, क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर जो एटीट्यूड है, स्किल्स है ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस। द प्रोसेस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी वेज। स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला है कि आपको प्रोसेस बताना है कि कौन सी प्रोसेस है, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ ये है ट्रेनिंग प्रोसेस। अब एक बार जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस को यहाँ पर दिमाग में डाल लेते हो, यानी कि यहाँ पर लिख देते हो अपने आंसर शीट में, तो वहाँ पर तो आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्या करना था, आपको डायरेक्टली ये बताना था कि बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 5 पॉइंट लिस्टेड हैं और 5 में से यहाँ पर बोला गया कि कोई भी 3 पॉइंट अगर बंदा लिखता है तो उसको पूरे के पूरे आप नंबर दे दो। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ द एग्जामिनी हैज़ लिस्टेड द पॉइंट्स ओनली हाफ मार्क्स ईच टू बी अवॉर्डेड। अब होता क्या है कि कभी कभी आप क्या करते हो, पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप बस लिख देते हो सिस्टमैटिक लर्निंग है, एनहांसेस एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी, इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, तो आपका आधा नंबर वहीं कट जाएगा, यानी कि आपके 3 में से 1.5 नंबर गए। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपली जो भी पॉइंट लिखते हो उसको एक्सप्लेन जरूर करके आना, भले ही 1 लाइन में एक्सप्लेन करो, बट एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर पॉइंट के आपको 1-1 नंबर मिले, 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 22 वाला, अब जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें अपन को 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए। सबसे पहले बोला गया है नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिर्फ नेम बोला गया है, तो आपको सिर्फ नेम देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर देखेंगे तो इन्हें डीमटेरियलाइजेशन दे दिया है, तो ये आपका नेम हो गया। अब बोला गया है नेम एनी 2 पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ नेम बोला गया, सिर्फ नेम दोगे। इसमें से कोई भी 2 अगर आप देते हो आपको पूरे नंबर मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई ने भी बोला एनी 2। इसके अलावा तो थर्ड है, इसमें बोला गया नेम द डिपॉजिटरी दैट होल्ड द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पर आपको नेशनल एनडीएसएल और सीडीएसएल के बारे में बोलना था, उसको आपने पूरा लिख दिया। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख करके आ गए, आपका आधा नंबर वहीं कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूरा लिखना है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर सिंपली इन लोगों ने जो है 1 मार्क्स के हिसाब से दिया है, तो आपको तीनों पे मिल जाते, 3 नंबर आपके हो जाते हैं। क्लियर है बात? चलो, आप जब लिख रहे हो तो आपको कितना लिखना है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। सीबीएसई कभी भी आपको ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं देती, ज़्यादा लिखने के नंबर काटती है। 3 नंबर के हिसाब से 3 नंबर के हिसाब से यार देखो कम लिखो। 3 पॉइंट लिख रहे हो, 1 पॉइंट को एक्सप्लेन करो, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अगर यही 4 नंबर क्वेश्चन होता तो हम 5-6 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देते। समझ में आ रहा है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा मोटा पूछा गया, 3 डायरेक्टली समझा दो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप दोगे, 3 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, जो भी चीज़ लिख रहे हो आप अपने पेपर में, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसको जरूर हाईलाइट करें। उससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने के यहाँ पे चांसेस हो जाते। तो यहाँ पर देखो, ज़रा ध्यान से देखोगे तो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो। अब फिर से यहाँ पर एक केस स्टडी आ जाती है, और केस स्टडी यहाँ पर जो है कुछ मेरे को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से मतलब देख के ही समझ में आ गई थी। जैसे उसने बोला था 10,000 गारमेंट्स हैं, सप्लाई करना है 2 डेज में, समझ में आ गया था। इस आंसर को कैसे लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा।
सो यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर बोला गया आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है आइडेंटिफाई करो और मीनिंग गिव करो। अगर मीनिंग लिखने को बोला गया है तो यहाँ पर देखो ज़रा, इन लोगों ने जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पहली लाइन पर अच्छे से क्लियर किया है, सेकंड लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अब मैं आपको नंबर यहाँ पर बता देता हूँ तो देखो नंबर भी इसके अकॉर्डिंग ही मिला है कि अगर आपने सही एक्सप्लेन किया है तो हाफ प्लस हाफ 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सही एक्सप्लेन किया है दोनों के डेफिनेशन को तो 1-1 नंबर वहाँ मिल गए, टोटल 3 नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कहने की बात क्या है कि हर एक स्टेप पे नंबर होता है, जितने आप स्टेप सही करते जाओगे उतना सही होता जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है किसी भी पेपर में, कोशिश करो कि तुम कितने स्टेप्स उसके लिख सकते हो, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, कोई एडवांटेज लिख सकते हो, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, फीचर, कुछ भी, तो वो तुम्हारा जो है तुम्हें नंबर मिलेगा। कोई भी रेलेवेंस होगा, छोटा मोटा रेलेवेंस होगा, तुमको सीबीएसई नंबर देगा, या ऐसा बोला गया है, ठीक है, ओके। अब देखो एक तरीका होता है कि आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप कुछ भी लिख दो कि मैनेजमेंट ये होता है, वो होता है, मैनेजमेंट से आपके गोल्स अचीव होते हैं। बट एक होता है कि आप कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर इन अ ग्रुप, तो यहाँ पर एक ग्रुप वाला चीज़ आ गया। फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक कीवर्ड आ गया। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये आपके नेक्स्ट कीवर्ड्स आ गए। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं ये आपकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको क्वालिटी बढ़ाते जाना है बाय राइटिंग दीज इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडीज कीवर्ड्स, ओके। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फिलिंग वैकेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ध्यान से देखते हो कोई भी 3 यहाँ पर बताना था हमको, और इन की लेंथ एक बार ज़रा ध्यान से देख लो। लेंथ यहाँ पर देखो कितनी बड़ी इनने लिखी है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। बट मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही वर्ड लिमिट लिखो, ये बस एक आइडिया लगाने के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी बच्चे ऐसे नहीं लिखते यार, अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपके 100 नंबर लाने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो रहे हैं। आप बाकी का जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रमोशन, हायर लेवल, ये सब अपने वर्ड्स में लिखो। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस को अच्छे से यहाँ पर लिख देते हो एज इट इज़ और उसको अंडरलाइन कर देते हो, बंदा पढ़ेगा तुरंत नंबर दे देगा। अगर आप सब कुछ अलग लिखते हो, ये जो सेकंड पॉइंट है उस पर अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट में सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्लेसमेंट बस एज इट इज़ लिखते हो पहली लाइन, उसके अलावा बाकी का सब अपने मन से लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैटर क्या करती हैं आपकी सब हेडिंग्स। जब आप फीचर्स पढ़ते हो तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आपको आंसर में मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बस अच्छे से यहाँ पर दिखाना है, मैनेजमेंट एज वर्क दिखाना है, मैनेजमेंट एज पीपल दिखाना है। उसके अंदर आप क्या लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं किसी को। उस पर भी अगर आप अंदर कुछ लिख रहे हो तो अपने आप से अगर आपने कुछ अच्छा पॉइंट लिखा उसको हाईलाइट कर दो। तो ऐसे खेला जाता है दिमाग से। अपन को पूरा आंसर आपका कोई पढ़ने नहीं बैठा है, आपका यहाँ पर बस वो देखेगा कि आपने 3 पॉइंट जो इस पर लिखे हैं वो हैं कि नहीं, या फिर जितने भी पॉइंट्स दिए बस खत्म, आपको नंबर दे देगा। सो ऐसे करके अपन को उसका ध्यान स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर लेकर के जाना है, स्पेसिफिक सब हेडिंग्स के ऊपर लेके जाना है, जो कि आपकी बुक्स में भी लिखी है, जो कि इस आंसर शीट में भी लिखी हुई है। 26 क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन ये जो हैं फिर से हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो ज़रा, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पर मार्किंग स्कीम बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पक्के हो जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हमको क्या बोला गया था कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। तो सबसे पहले हमको मीनिंग बताना था कि अगर प्रोसेस होता है फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब तो आप समझ गए होगे कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक असेसमेंट करते हो आप, इंट्रोड्यूस करते हो, ये तो पूरी स्टाफिंग की प्रोसेस यहाँ पर पूछी गई थी। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या आइडियल आंसर क्या दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने डायरेक्टली प्रोसेस पूछी थी, डायरेक्टली प्रोसेस पर आए। ऐसा नहीं है कि पहले स्टाफिंग को यहाँ पर आप जो हो इंट्रोडक्शन दे रहे हो, नहीं। अगर आप दे भी रहे हो तो वैसे उतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर जो पूछा गया डायरेक्ट आंसर तो कोई दिक्कत नहीं। रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन दी, वर्कलोड एनालिसिस था उसकी डेफिनेशन दी, ओरिएंटेशन की डेफिनेशन दी, सिलेक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन दी। डायरेक्टली 4 नंबर का 4 नंबर आपको मिल गए। हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया भैया 6 मार्क्स के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क और यहाँ पर रेम्यूनरेशन और सबऑर्डिनेशन समझाना था। कैसे यहाँ पर बोला गया था, सबसे पहले आपका जो था नंबर वो था डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करने में। तो आपने बोल दिया कि भैया वर्क डिवाइड होता है, इसके अलावा एफिशिएंट और इफेक्टिव आउटपुट होता है, यानी कि आपने पहले उसको समझाया फिर उसका एक एडवांटेज दे दिया। ये आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। उसका फिर आपने रेम्यूनरेशन को समझाया, उस पर 2 नंबर मिल गए, और उसके बाद फिर आपने सबऑर्डिनेशन समझाया, उसमें 2 नंबर मिल गए। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं।
बस यही था कि समझाना था। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट दूसरा जो क्वेश्चन अगर आप चूज़ करते उसमें भी सेम चीज़ रहती है। 2 चीज़ें हैं तो 3-3 नंबर के हिसाब से लिखो। यानी कि आपके पास एक चीज़ बस होना चाहिए, एक टेक्निक होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कि आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करते आना चाहिए कि अगर इसमें 2 पॉइंट पूछें तो 3-3 नंबर के हिसाब से लिखना है, 3 पॉइंट पूछें तो 2-2 नंबर के हिसाब से लिखना है, और अगर 6 पॉइंट पूछें तो 1-1 नंबर के हिसाब से लिखना है। क्लियर है बात? तो ऐसे करके आप कर सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब ये जो पूरी शीट है इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक बार जाकर के एक बार गो थ्रू और कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखना है। अब वीडियो बंद करने से पहले हमारी जो दूसरी एनालिसिस वीडियो है उनको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी है जिससे तुम इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स सब में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर, हर जगह पर बता सकते हो, और फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर हो जाए, और तुम्हारी हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।